फैली हुई है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ऐसी पॉजिटिविटी वाली जो कार्यक्रम हैं, जो संस्थाएं हैं, वो सारे देश विदेश का वातावरण बदल देती हैं। बंधुओं, जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो हमारे देश निर्माताओं के सामने यह विषय था कि हम कौन सी शासन पद्धति को अंगीकार करें। उस वक्त जो शासन पद्धतियां थी, राजशाही थी, कम्युनिज्म था, सोशलिज्म था और डेमोक्रेसी थी। इन सब का अध्ययन करने के बाद देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था लागू करने पर, उसको अंगीकार करने का फैसला किया गया। आप सब जानते हैं, मैं पहली बार नहीं बता रहा हूं, आप सब ने सुना हुआ है, आप खुद भी बताते हैं कि प्रजातंत्र के 4 स्तंभ हैं। 4 स्तंभ, एक लेजिस्लेटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशरी और चौथा मीडिया। ये 4 स्तंभ हैं। इनके ऊपर ये जो हमारी शासन पद्धति है वो इनके ऊपर टिकी हुई है। इनमें से एक भी स्तंभ, एक सूत भी अगर बड़ा या छोटा हो जाए तो डेमोक्रेसी का ढांचा हिलने लगता है। इन सभी स्तंभों का देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था को महफूज रखने के लिए सबका बराबर का योगदान है, सबकी बराबर की जिम्मेदारी है, सबके बराबर में इसके जो मापदंड है, मानदंड है, वो है। आज अगर हम गौर करें तो इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था का ढांचा कहीं ना कहीं डोल रहा है। आज विशेष करके हमारे देश में कई प्रकार की पार्टी, कुछ प्रजातांत्रिक पार्टियां हैं जैसे हमारी भारतीय जनता पार्टी की, कुछ पारिवारिक पार्टियां हैं, कुछ गैंग्स हैं जो देश को लूटने के लिए उन्होंने बना रखी। आज अगर हम गौर करें, और आप तो गौर करते हैं क्योंकि आप पत्रकार हैं, सारे देश विदेश की घटनाओं का आप ध्यान रखते हैं, परंतु हमारे प्रजातांत्रिक ढांचे का कहीं पर ढांचा हिल रहा है। क्योंकि ये जो पार्टियां हैं प्रजातांत्रिक, ये जो पारिवारिक पार्टियां हैं या गैंग्स हैं, इनमें प्रजातंत्र का कोई मूल्य नहीं और अधिक से अधिक तानाशाही पूर्वक रवैये से सरकारों को चलाया जा रहा है। और विशेष तौर से राजीव गांधी जी के समय से, जब उन्होंने पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट को तब्दील करके जो दल बदल होता था उसको खत्म करने के लिए जो उन्होंने कानून बनाया, उसके बाद मुख्यमंत्री ज्यादा तानाशाह हो गए। पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ चेक एंड बैलेंस एट एवरी स्टेज। There is a check and balance. If it disturbs, then there is no democracy.
अब राजीव गांधी जी ने, अब वो पॉलिटिकल तो थे नहीं, एक पायलट थे, तो उनको राजनीतिक किसी एक्शन की क्या क्रिया या प्रतिक्रिया होगी उनको एहसास नहीं था। मैंने माना कि उन्होंने एक बीमारी का इलाज किया, दल बदल का इलाज किया, परंतु उसके साथ 50 बीमारियां और खड़ी हो गई। आज लोगों की जो सोच है, जो जरूरतें हैं, आज वो सरकारों में जाकर उनकी सोच को पहुंचा नहीं सकते। पहले मुख्यमंत्री विधायकों से पूछकर सोते थे, पूछकर। आज क्योंकि बात बात पर व्हिप जारी होता है, बात बात पर अगर आपका किसी विषय में मत अलग है तो आप व्यक्त नहीं कर सकते। जो व्हिप जारी होगा वही आपको वहां पर बोलना पड़ेगा, उसी पर ही आपको हाथ खड़ा करना पड़ेगा। वेयर इज डेमोक्रेसी, वेयर इज डेमोक्रेसी। आप लोगों को, क्योंकि आप इस प्रजातंत्र के प्रहरी हैं, और मैं समझता हूं कि आपके हाथ में छड़ी भी है और आपकी छड़ी से सब डरते हैं। आपको इस प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए, सहेजने के लिए, इस व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलते रहने के लिए आपकी बहुत बड़ी भूमिका है, आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। पार्टियां और नेता तो आपस में मिल भी सकते हैं, कुछ चीजों पर मिट्टी भी डाल सकते हैं, ताकि जो है वास्तव में वो लोगों को नजर ना आए। परंतु मीडिया एक आईना है, उसको जो दिखता है वो दिखाना है, लोगों के सामने वो रखना है, पेंटेड नहीं रखना। कई बार तो जो कुछ परोसा जाता है वो वास्तविकता में कहीं नजर नहीं आ रहा होता, कहीं पर नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन परोसा जाता है, बताया जाता है, लेकिन उसकी सच्चाई लोगों तक पहुंचाने का दायित्व आपका है कि ये नहीं, ये है। सत्ता पक्ष कुछ कह रहा है पर जो सच्चाई है आप बताइए, विपक्ष कुछ कह रहा है जो सच्चाई है आप बताइए, क्योंकि समाचार पत्र में वही दिखना चाहिए जो हम अपनी नंगी आंखों से संसार में, देश में घूमकर देखते हैं। और इसका नाम भी न्यूज रखा है, क्योंकि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, न्यूज, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, चार दिशाओं का जो समाचार है, क्योंकि हर आदमी हर जगह नहीं पहुंच सकता, लेकिन आप आपके अपने तंत्र के माध्यम से सब जगह तक पहुंचकर सारा निचोड़ निकालकर आप लोगों के सामने रख सकते हैं। बहुत बड़ी दायित्व है। निष्पक्षता से, निर्भीकता से, निर्भय होकर आपने काम करना, और आपने किया है। मैंने देखा है इमरजेंसी में, मैंने इमरजेंसी के हालात देखे। समाचार पत्र आता था, बीच में से खबरें कटी हुई होती थी, कटी हुई। पुलिस जाती थी,
जब प्रिंट तैयार हो जाता था तो उसको पहले दिखाना होता था, दिखाइए क्या छाप रहे हैं, तो वो कहता था ये उठा दो, ये उठा दो, ये उठा दो, ये उठा दो, ये उठा दो। आपने भी देखा होगा इमरजेंसी में बर्ग फोर्ट आप लड़े हैं, इंडियन एक्सप्रेस की बिल्डिंग गिरा दी गई, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस लड़ी। और भी समाचार पत्र हैं, पंजाब केसरी की बिजली काट दी, लेकिन लाला जगत नारायण जी ने ट्रैक्टर से अपनी प्रेस चलाकर लोगों तक संदेश पहुंचाया, लोगों तक संदेश पहुंचाया। ही प्रहरी हैं, पक्ष विपक्ष तो अपने हितों के लिए कुछ भी कह सकता है, लेकिन उसकी पोस्टमार्टम करने का दायित्व आपके ऊपर है, आपके ऊपर है उसका दायित्व कि वास्तविकता क्या, व्हाट इज व्हाट फॉर इज मीडिया टू शो व्हाट इज व्हाट। अच्छा है अच्छा दिखाओ, बुरा है बुरा दिखाओ, अगर कोई अच्छा काम करता है उसको भी दिखाओ, अगर कोई बुरा काम करता है उसको भी दिखाओ, दोनों चीजों को दिखाओ। कुछ चाहे व्यापारिक कारण हो, चाहे पॉलिटिकल कारण हो, कुछ समाचार आप भी सब जानते हैं वो इधर या उधर टिल्ट होते हैं। उन्होंने एक ही मूड की चीजें दिखानी है, दूसरे मूड की नहीं दिखानी है। वो सोचते हैं कि शायद इससे हमारे समाचार को या मीडिया को, चैनल को इससे लाभ होता हो, पर इससे लाभ नहीं होता। लोग 2, 4, 6 बार देख के वो कहते हैं ये तो इसका भोंपू है, दूसरा चैनल लगा, दूसरा चैनल लगा। हो सकता है उनकी व्यापारिक जिम्मेवारियां हो, मजबूरियां हो, लेकिन इससे हमारा प्रजातंत्र आहत होता है, जख्मी हो जाता है, लहूलुहान हो जाता है। दायित्व आपके ऊपर है, आपके ऊपर, क्योंकि आप इन दोनों को सीधा करके रख सकते हो, दोनों। इसलिए आपने ये संस्था बनाई, बहुत अच्छी बात है। हमने इस डेमोक्रेटिक सेटअप को जिंदा रखना है, जिंदा रखना है, ये लक्ष्य है, ये लक्ष्य है कि डेमोक्रेसी सेटअप को जिंदा रखना है। आज वक्त की ये सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि अगर यह डगमगा गया और किसी की भी तानाशाह के हाथ में देश आ गया तो आपने देखा क्या होता। अब राजीव गांधी जी ने किया, कानून बनाया, अच्छी बात है, मैं कहता हूं अच्छी बात है, दल बदल रुका उससे, लेकिन जनता अगर उसका विधायक गलत काम करता है तो उसको सजा देती है। विधायक अगर उनका मुखिया गलत काम करता है तो उसको सजा देती है, लेकिन आज नहीं दे सकते। आपको सहना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। जो बन गया वो कहीं नहीं जा सकता। अगर दल बदल कानून लागू करना था, एक सीधी लाइन में कर सकते थे कि जो जिस पार्टी से खड़ा हुआ वो उसी पार्टी में रहेगा, किसी और में जा नहीं सकता। अगर जाएगा तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी तो बीमारी भी खत्म हो जाती और डेमोक्रेसी भी बची रहती, प्रजातंत्र बचा रहता। आज से ही मानव में जो लोगों के मुद्दे हैं वो इस बदलाव की वजह से सरकारों तक पहुंचते नहीं है।
क्योंकि जो मुखिया बन जाता है वो किसी को देखता भी नहीं है और सारी शक्ति वो अपने हाथ में समेट कर रखता है। आपको उसका गुलाम बन के रहना पड़ेगा, गुलाम बनकर रहना पड़ेगा अगर आपने पार्टी में रहना है। वो ठीक करे गलत करे आपने ताड़ी पीटनी है, क्योंकि विप जारी हुआ है ताड़ी पीटनी है। वो गलत करे तो भी आपने कहना बहुत अच्छा करा। दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। जिसके लिए हमने लड़े, हमने बनाया, जिसको हमने अंगीकार किया, वो यहां नहीं है। और आप करते हो और मैं समझता हूं कि बाकी मैं नहीं जानता, लेकिन आपकी इस एसोसिएशन का ध्येय होना चाहिए टू कीप द डेमोक्रेसी अलाइव। इसलिए मित्रों, मैं शायद कुछ ज्यादा भी बोल गया हूं, पर मैं मशहूर हूं इस बात से कि जो मेरे दिल में होता है मेरी जुबान पर वही होता है। अभी यह बात रखते हुए कहा कि 2014 में चुनाव हुआ, मेरे घर आए हुए थे उस वक्त और इन्होंने पूछा कि सारे तो दिल्ली गए हुए हैं, आप यहां पर क्यों हैं? मैंने कहा मैंने कुछ नहीं लेना। मैंने अपनी जिंदगी में किसी से कभी कुछ नहीं मांगा। मैंने एमसी की टिकट भी नहीं मांगी, मैंने विधायक की टिकट भी नहीं मांगी। 1990 में जब मैंने पहला चुनाव लड़ा तो मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्ती मुझे चुनाव लड़ाया। सारे लोग टिकट प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, मैं और मेरा परिवार कि मुझे टिकट ना दी जाए इसीलिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन क्योंकि मैं पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था, मैं विद्यार्थी परिषद से 70-71 से मैं पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था। मैं पार्टी के कई संगठनों के दायित्व भी था मेरे पास, मैं उनमें काम करता था। पार्टी को लगता था, क्योंकि वो जमाना आप याद करो जब 1990 का चुनाव हुआ तो ग्रीन ब्रिगेड का टाइम था, महम का चुनाव हो गया था और भाजपा इनेलो से अलग हो गई थी, चैलेंजबाजी थी। आई डू नॉट नो, मुझे मेरी लीडरशिप ने नीचे से लेके मुझे जिस से कहा, मैंने कहा नहीं, ऊपर तक उन्होंने कहा अनिल विज आपको चुनाव लड़ना। तो मेरे पास बाकी जो उम्मीदवार थे वो अपना नाम रिकमेंड करवाने आते थे, मैं उनका नाम रिकमेंड कर देता था। मैं बोलता था कि आप इनको दे दिए, वो मेरे से लड़ने लग जाते थे। और अंत में आखिर दिन मुझे आदेश दिया गया कि आपकी सारी बातें सुन ली, इस्तीफा दो नौकरी से और चुनाव लड़ो। मैं लड़ा और मैं वो जीता। मैंने अपनी जिंदगी में I do not know about others. I do not know also they what think about me. But मैंने अपनी जिंदगी में ये असूल बनाया हुआ है कि डिजर्व, डोंट डिजायर, डोंट डिजायर एनीथिंग। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। मैंने आज तक किसी के आगे जाके कभी मैंने कुछ मांगा नहीं। पार्टी जहां खड़ा कर देती है मैं काम करता हूं। और अगर आपको याद होगा कि जब पहली बार हमारी खालस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने लगी, जैसे कौशल जी ने कहा, ऐसे ही एक मीडिया के मित्र अपना वीडियो मशीन लेकर, अपना कैमरा लेकर मेरे पास आए। उन्होंने कहा, उन्होंने भी यही प्रश्न किया कि आप क्यों नहीं जाते। मैंने कहा हमारा तो ख्वाब ये था कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी खालस सरकार बने
उसके लिए जो कर सकते थे हमने किया। आज मुझे इस सरकार में जहां खड़ा कर देंगे मैं वहीं से छक्के मारूंगा। और मैं समझता हूं मैंने काफी हद तक किया, अभी और भी करूंगा। आपने एक बहुत लंबा चौड़ा मांग पत्र भी मेरे सामने रखा है। ठीक है, रखना चाहिए, आपका जो भी बातें हैं रखनी चाहिए। इनमें से कुछ बातों पर, जैसे आपके मेडिकल की बात है, तो मैंने ही लिखकर वो सरकार के पास भेजा हुआ है कि पत्रकार साथियों को भी कर्मचारियों के बराबर ही मेडिकल का बेनिफिट दिया जाता है। एंड दैट इज अंडर कंसिडरेशन in the government. We have discussed many times on this and I think it will get through, I think, but क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने करना है तो मुझे वो एजेंडे में है, हमारे जो काम हमने करने हैं जो पेंडिंग है उसमें लिखा हुआ है। एक आपने बात बताई कि आपको भजनलाल के राज में कोई प्लॉट हुआ था, आपने पैसे भी जमा करा दिए। तो मित्रों, मेरे से अच्छा कोई वकील नहीं है। आई विल फाइट फॉर यू। आप उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप मुझे ला के दीजिए, मैं उसके लिए लड़ूंगा। और भी जो मांगे आपने मेरे को दी है, आई विल वर्क ऑन ऑल दी डिमांड्स ऑफ यू। आई विल वर्क, सरकार से मैं वो मंजूर कराने की कोशिश करूंगा। आपने ये नया संगठन शुरू किया है।